तो इस वीडियो में हम देखेंगे सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस। तो नाम से ही स्पष्ट है कि सेकेंडरी मतलब कि प्राइमरी प्रॉब्लम, प्राइमरी डिजीज कुछ और होता है और उसके वजह से अगर डायबिटीज अगर डेवलप होता है तो उसे हम सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। तो सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस जो है ये जितने भी तरह के डायबिटीज होते हैं तो उनका सिर्फ 2% ही होता है, ये ज़्यादा नहीं होता है। सिर्फ 2% ऐसे केसेस आते हैं कि मेन प्रॉब्लम कुछ और होता है, मेन डिजीज कुछ और होता है और उसके वजह से क्या होता है कि डायबिटीज मेलाइटस डेवलप होता है। तो जैसे कि कुछ पेनक्रियाज के डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ डिजीजेज होते हैं जैसे कि क्रोनिक पेनक्रियाइटिस हो गया या फिर पेनक्रियाटिक कैंसर। तो इस वजह से क्या होता है कि मेन प्रॉब्लम ये है, डिजीज जो है, मेन डिजीज जो है वो पेनक्रियाटिक कैंसर हो गया, फिर क्रोनिक पेनक्रियाइटिस हो गया और इसके वजह से अगर डायबिटीज डेवलप होता है तो उसे हम सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। या फिर कुछ ऐसे हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम हो गया या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया। तो ये मेन डिजीज है और इसके वजह से क्या होता है कि डायबिटीज मेलाइटस जो है डेवलप होता है, तो इसलिए हम इसे सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस के अंदर रखते हैं। तो सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस हम देखने के लिए, इसे जानने के लिए इसे 4 भागों में डिवाइड करेंगे। 4 ऐसे प्रॉब्लम्स, 4 तरीके का प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि जिसके वजह से जो है सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस डेवलप होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ पैनक्रियाटिक कुछ मेन डिजीजेज हैं जैसे कि क्रोनिक पैनक्रियाइटिस हो गया या फिर पैनक्रियाटिक कैंसर, तो जिसकी वजह से आगे चल करके सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस डेवलप होता है। या फिर कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, फिर कुशिंग सिंड्रोम हो गया, तो इसे हार्मोनल के अंदर देखेंगे। थर्ड में हम देखेंगे कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, तो इसके वजह से भी क्या होता है कि डायबिटीज मेलाइटस डेवलप होता है। तो इस तरीके से हम 4 भागों में डिवाइड करके, 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके इसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ पैनक्रियाटिक, कुछ कॉमन मतलब कि जितने भी सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस के जो केसेस हैं, तो सबसे जो कॉमन जो केस आते हैं तो वो पैनक्रियाज के कुछ डिजीजेस के वजह से ही होते हैं। तो उसमें सबसे जो पहला जो कॉमन डिजीज है वो है पैनक्रियाटिक पैनक्रियाटाइटिस, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। तो क्रोनिक का मतलब ही कि अगर लंबे समय तक बार बार अगर किसी इन्फेक्शंस की वजह से या डैमेज की वजह से अगर बार बार इन्फ्लामेशन होता है पैनक्रियाज के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फंक्शनल जो सेल्स होते हैं, जो मेन सेल्स होते हैं पैनक्रियाज के अंदर, तो वो इन्फ्लामेटरी मतलब कि जो फंक्शंस है इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस के द्वारा क्या होते हैं कि वो डैमेज होते हैं और अंत में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो सेल्स जो होते हैं, जो बीटा सेल्स होते हैं या फिर और भी जो सेल्स होते हैं, तो वो डाई करने लगते हैं और डैमेज हो जाते हैं और लास्ट में क्या होता है कि जो मेन फंक्शनल जो सेल्स है वो स्कार टिश्यूज में मतलब कि इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब कि रिप्लेस हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ कॉमन पेनक्रियाज से रिलेटेड डिजीजेस जिसकी वजह से क्या होता है कि सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस डेवलप होता है।
तो पैनक्रियाटिक डिजीजेस देखने से पहले हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से जानने वाले हैं। तो सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस डेवलप होने के लिए ये मेन जो है कैटेगरीज इसे हम कह सकते हैं। तो जैसे कि कुछ पैनक्रियाटिक डिजीज हो गया, फिर हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो गया, और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, और कुछ ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज होते हैं। तो पैनक्रियाटिक डिजीज में कुछ पैनक्रियास से रिलेटेड कुछ ऐसे डिजीजेज हैं जिसकी वजह से सेकेंडरी डायबिटीज होता है। और दूसरा हार्मोनल डिसऑर्डर्स जैसे कि हाइपर थायराइडिज्म हो गया, फिर कुशिंग सिंड्रोम हो गया, तो ये हार्मोनल डिसऑर्डर्स के अंदर आएंगे। और थर्ड में कुछ हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखेंगे जो कि जन्म से ही होता है, और उसके वजह से भी क्या होता है कि सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस डेवलप होता है। और चौथे नंबर पे देखेंगे हैं हम ड्रग्स इंड्यूस्ड डायबिटीज, मतलब कि कोई अगर डिजीज है या कोई इंटरनल प्रॉब्लम में जब हम ड्रग्स का यूज करते हैं, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गया, स्टेरॉइड्स, तो ये ड्रग्स क्या करते हैं कि इंसुलिन रेसिस्टेंट और बीटा सेल्स को डैमेज करते हैं। तो इस वजह से जो डायबिटीज होते हैं तो उसे हम लोग सेकेंडरी डायबिटीज के अंदर पढ़ेंगे। सबसे हम पहले देखेंगे पैनक्रियाटिक डिजीजेस। तो क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस के अंदर क्या होता है कि लंबे समय तक या बार बार पैनक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन अगर होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि बीटा सेल्स भी डैमेज होते हैं। और क्या होता है कि इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस के द्वारा क्या होता है कि जो फंक्शनल सेल्स होते हैं बीटा पैनक्रियाज के अंदर, जैसे कि या तो वो जो डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं, या फिर इंसुलिन सिक्रीशन प्रोडक्शन का जो काम करते हैं जैसे कि बीटा सेल्स। तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस के द्वारा क्या होता है, बार बार इन्फ्लामेशन होने की वजह से कि जो फंक्शनल सेल्स जो होते हैं वो डैमेज होते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक अगर ये बार बार अगर होते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि जो फंक्शनल सेल्स होते हैं वो स्कार टिश्यू में रिप्लेस हो जाते हैं, जो कि अब वो काम नहीं कर सकता है। मतलब कि जो उसका मेन फंक्शन था तो वो नहीं हो पाता है। तो उसमें भी एक कारण होता है कि अगर बीटा सेल्स जो है, अगर ये स्कार टिश्यूज में अगर रिप्लेस हो गया, तो अब इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पाता है और घट जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा है वो ज़्यादा होने लगता है, और इसे इस वजह से जो डायबिटीज होता है तो उसे सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस के अंदर हम जानते हैं। तो अगर क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस है तो उसकी वजह से क्या होता है। और उस वजह से अंत में क्या होगा कि ज़्यादा ब्लड शुगर हो गया। क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस में क्या हुआ कि लंबे समय तक अगर पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि जो फंक्शनल जो टिश्यूज होते हैं तो वो स्कार टिश्यूज में रिप्लेस हो जाते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि उन टिश्यूज में जो फंक्शनल टिश्यूज हैं, जो फंक्शनल सेल्स हैं, तो उसमें बीटा सेल्स भी होते हैं। तो अगर बीटा सेल्स अगर स्कार टिश्यूज में अगर रिप्लेस होते हैं, तो उस वजह से क्या होगा कि जो बीटा इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होगा वो कम हो जाएगा।
और अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन हुआ कम हो गया तो उस वजह से क्या होगा कि ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो पैनक्रिया से रिलेटेड एक डिजीज था। दूसरा हम देखते हैं पैनक्रियाटिक कैंसर। पैनक्रियाटिक कैंसर के अंदर क्या होता है कि जब एबनॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो ओवर ग्रोथ हो जाते हैं, जो कैंसर सेल्स ओवर ग्रोथ होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो फंक्शनल जो टिश्यूज हैं जिसमें कि ये जो इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए जो बीटा सेल्स वाले जो टिश्यूज होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये क्या करता है कि जब पैनक्रियाज के अंदर जो कैंसर कैंसर सेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं तो वो कंप्रेस करते हैं, वो सारे सेल्स को जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं बीटा सेल्स को। तो उस वजह से क्या होता है कि जब उन टिश्यूज को ये कैंसर सेल्स अगर कंप्रेस करते हैं तो जो ये सेल्स होते हैं तो इनका जो है रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जैसे कि इन्हें जो ब्लड सप्लाई है वो भी अच्छे से नहीं हो पाता है, जिस वजह से क्या होता है कि ये मतलब कि जो सेल्स जो है, जो बीटा सेल्स है, तो वो क्या होता है कि ऑक्सीजन उनको उतना मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो बीटा सेल्स है वो वीक हो जाते हैं। और फिर अगर ये प्रॉब्लम हो जाता है, अगर ज़्यादा कंप्रेशन अगर कैंसर सेल्स के द्वारा होता है तो उस वजह से क्या होता है कि आ, कुछ जो बीटा सेल्स हैं वो डाई होने लगते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा हो जाता है। तो पैनक्रियाटिक कैंसर सेल्स क्या करते हैं कि पैनक्रियाटिक कैंसर क्या करता है कि इसके जो ओवर abnormal सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि कंप्रेस करते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या होता है कि पैनक्रियाज के अंदर में जो बीटा सेल्स जो होते हैं तो वो एक ऐसे स्ट्रक्चर्स में होते हैं कि जैसे कि कोई समुद्र में जो बीच में टापू होता है जिसे आइसलेट हम कहते हैं, तो उसी तरीके से वो छोटे छोटे जो है ड्रॉपलेट्स की तरह होते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे बीटा सेल्स होते हैं। तो अगर इस टिश्यूज को अगर कैंसर सेल्स अगर कंप्रेस करता है, दबाता है, तो उस वजह से क्या होता है कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को जो ब्लड सप्लाई होता है, जो ऑक्सीजन होता है, वो मतलब कि जितना मात्रा में मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, और उस वजह से क्या होता है कि कुछ जो बीटा सेल्स हैं वो डैमेज होते हैं, कुछ डाई करने लगते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो उस वजह से क्या हुआ कि पैनक्रियाटिक कैंसर के अंदर जब बहुत ज़्यादा कैंसर सेल्स अगर कंप्रेस करते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को, जो कि टिश्यूज होता है जो एक ड्रॉपलेट्स की तरह होता है, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि उसे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कराते हैं, और जब उन्हें कंप्रेशन किया जाएगा कैंसर सेल्स के द्वारा, तो उससे क्या होता है कि उन्हें ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से कुछ डैमेज होते हैं, और कुछ क्या होते हैं कि डाई करने लगते हैं,
जिससे क्या होता है कि जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। उसका रिजल्ट क्या होता है कि ब्लड में जो शुगर का मात्रा है वो ज़्यादा हो जाता है। थर्ड नंबर में हम देखते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस डिजीज में क्या होता है कि जो हमारा बॉडी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन का एब्जॉर्प्शन करता है, और इस वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में, टू मच अमाउंट में जो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो सेल्स के अंदर जाते हैं तो उन्हें डैमेज करते हैं। जो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं तो उनके साथ ये काम करके, और ये जो डैमेज का काम है ज़्यादा मतलब कि खतरनाक तरीके से करते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि सेल्स जो हैं वो डैमेज होते हैं। तो उसी तरीके से हीमोक्रोमेटोसिस के कंडीशन में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, और जब ये पैनक्रियाज के बीटा सेल्स के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है, जो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, तो उसके साथ आयरन्स जो है वो काम करके और बीटा सेल्स को डैमेज करते हैं, उसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें डैमेज करते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि डैमेज की वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन और बीटा सेल्स डेथ होता है, जिससे क्या होता है कि जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है, सिक्रीशन है, वो कम होने की वजह से ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा होता है। चूँकि जो बीटा सेल्स होते हैं तो उनमें जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जो झेलने का जो स्ट्रेंथ होता है वो बाकी सेल्स के तुलना में कम होता है, मतलब कि फ्री रेडिकल्स उनको ज़्यादा मतलब कि नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ऊपर से जब बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन उनके अंदर टू मच अमाउंट में अगर जाते हैं तो ये और पावरफुल इफेक्ट दिखाते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि बीटा सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो इंटरनल ऑर्गेनेल्स हैं, तो वो डैमेज होते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन और साथ ही साथ एपोप्टोसिस का जो है, सेल डेथ का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, और उस वजह से क्या होता है कि जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर क्या होता है कि इसमें मतलब कि ये पूरे बॉडी में जाया, मतलब कि एब्जॉर्प्शन होता है आयरन का, मतलब कि ये सिर्फ आयरन का जो अमाउंट है वो सिर्फ बीटा सेल्स के अंदर ही नहीं, जितने भी हमारे बॉडी के सेल्स जो है वो उनमें जो है आयरन का मात्रा ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। तो हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर क्या होता है कि चूंकि जो बीटा सेल्स होते हैं वो ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है तो उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि ज़्यादा उनको झेल नहीं पाते हैं, और ऊपर से आयरन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो टॉक्सिसिटी है, आयरन टॉक्सिसिटी है, तो वो ज़्यादा हो जाता है बीटा सेल्स के अंदर, जिससे क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होता है, और जो बीटा सेल्स है या तो डैमेज होते हैं या डाई करते हैं, और उससे क्या होता है
कि इंसुलिन का जो प्रोडक्शन और सिक्रीशन है वो कम होता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज का अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता है। ये पैनक्रियाज से रिलेटेड डिजीज नहीं है, ये सर्जिकल ट्रीटमेंट का हिस्सा है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि पैनक्रियाज के अंदर क्रोनिक इन्फ्लामेशन या सीवियर कोई लॉन्ग क्रोनिक डिजीज की वजह से अगर पैनक्रियाज को हटाना पड़ा, उसे रिमूव करना पड़ा, तो एंटायर जो पैनक्रियाज का रिमूवल होता है तो उसे हम लोग कहते हैं पैनक्रियाटेक्टोमी। तो जब पैनक्रियाज को ही निकाल निकाल दिया जाएगा तो जाहिर सा बात है कि जो बीटा सेल्स जो होंगे, जो जो कि पैनक्रियाज से के अंदर ही होते हैं, तो वो नहीं होंगे। तो उस वजह से क्या होता है कि जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता है, और जिससे ब्लड शुगर ज़्यादा होता है। और पैनक्रियाटोमी के कंडीशन में क्या होता है कि जब बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है तो उस वजह से जो पेशेंट होता है तो उसे लाइफ लॉन्ग इंसुलिन इंजेक्शन पर डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि उसका जो अपना जो बॉडी है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि जितना दिन तक वो जिए तो उसे इंसुलिन इंजेक्शन पर निर्भर होना पड़ता है। तो पैनक्रियाज से रिलेटेड जितने भी डिजीजेस और प्रॉब्लम्स थे तो उसे हमने देखा, जैसे कि क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस हो गया या फिर हीमोक्रोमेटोसिस हो गया। तो ये सारे क्या हैं कि या पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया। तो ये सब मेन है पैनक्रिया से रिलेटेड डिजीजेस, जिसमें ये सभी प्राइमरी प्रॉब्लम्स होते हैं, प्राइमरी डिजीजेस होते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि अ, जो बीटा सेल्स जो प्रोडक्शन है इंसुलिन का वो अफेक्ट होता है, और इंसुलिन का जो है प्रोडक्शन जब अफेक्ट होगा तो ब्लड शुगर ज़्यादा होता है, जिससे कि होने वाले जो डायबिटीज़ होते हैं वो सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलिटस होते हैं।